राहुल गांधी 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं और अमेरिका में बैठकर इसका ऐलान करते हैं। ऑपोजिशन को यूनाइट करने की बात कहते हैं, लेकिन विदेशी धरती पर बैठकर भी वोट बैंक वाला कार्ड ही खेलते हैं। देश के दो टुकड़े करने वाली विचारधारा से जुड़ी पार्टी जिसके साथ कांग्रेस केरल में गठजोड़ करती है, राहुल उसे सेक्युलर डिक्लेयर कर देते हैं। तो क्या राहुल गांधी के लिए बजरंग दल कम्युनल और मुस्लिम लीग सेक्युलर है? और क्या सेक्युलरिज्म का यही चोला पहनकर राहुल विदेश में भारत विरोधी ताकतों को अपनी बगल में बैठाते हैं, फुल ऑन मोदी विरोधी माहौल बनाते हैं? आगे की कहानी इस रिपोर्ट से देखिए। राहुल को किसी भी कीमत पर 24 जीतना है, फिर चाहे इसके लिए विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने वाली बातें कहनी पड़े या फिर भारत को बदनाम करने वाले तत्वों को अपने बगल में ही क्यों न बिठाना पड़े। राहुल की राइट साइड में बैठी यह महिला कौन है, डिटेल आगे देंगे। मगर पहले राहुल के उस बयान की बात करते हैं जिसके बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग जिन्ना ट्रेंड करने लगा। हैशटैग मुस्लिम लीग अचानक से ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया और इसकी एक पृष्ठभूमि थी। अमेरिका में राहुल से सवाल पूछने वाले ने पहले माहौल बनाया, सवाल में जानबूझकर मोदी और बीजेपी को फिट कराया और राहुल से यह कहलवाया। You have said that Modi's BJP engages in the politics of hatred and violence. Can you explain what you mean by this? I mean, it's explained in the sentence, right? They sort of generate a certain amount of hatred in society. They polarize society, and they're not inclusive. They don't embrace everybody. And they divide society. राहुल का यह जवाब एक्सपेक्टेड था, लेकिन असली ट्विस्ट तो अगले सवाल में था। सवाल था कि राहुल सेकुलरिज्म के नाम पर मोदी का विरोध तो करते हैं, मगर केरल में राहुल की पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन धर्म निभाती है। बस इसी सवाल के जवाब में राहुल ने जो कुछ भी कहा वो ऑल ओवर इंडिया चर्चा का विषय बन गया और राहुल को वो शब्द था सेक्युलर। Says you talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. सोचिए, ये वही राहुल है, ये वही राहुल की पार्टी है जो कर्नाटक चुनाव के वक्त बजरंग दल को कम्युनल बता रही थी, उसे बैन करने की कस्में खा रही थी, और अब उन्हीं राहुल को मुस्लिम लीग सेक्युलर नजर आने लगी है। यानी जिसके नाम में बजरंग वो कम्युनल और जिसके नाम में मुस्लिम लीग वो सेक्युलर। ये वही राहुल हैं जो यूके जाते हैं तो आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करते हैं और अमेरिका जाते हैं तो मुस्लिम लीग को सेक्युलर डिक्लेयर कर देते हैं। राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की बुद्धि के आधार के ऊपर मुस्लिम लीग जो कि 47 में बनी कैसे थी, ये कहते हैं साहब उस मुस्लिम लीग से कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं आज का पूरा साउथ इंडिया जिस मद्रास प्रेसिडेंसी में था उसमें लगभग सारी सीटें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाई थी और 95% वोट पाया था। तो सब चले गए क्या? उसी के तुरंत बाद इसका गठन हुआ। कोई बात नहीं, नाम से ही काफी है। कांग्रेस के नेता कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है क्या? मेरा कहना है दिखाई नहीं पड़ता क्या? सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, पीएफआई एक सांस्कृतिक संगठन है, वो भी सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो ये सोच है जो राहुल गांधी वहां पर व्यक्त कर रहे हैं, इस सोच के अनुसार तो बड़े से बड़े आतंकवाद के आरोपी भी सिर्फ भटके हुए नौजवान हैं। ओसामा जी है, हाफिज साहब है, इशरत बेटी है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, बुरहान वानी भटका नौजवान है, अफजल गुरु हालात का मारा है और याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। जो कुछ राहुल गांधी जी ने किया है वो ना अनजाने में किया है, बहुत सोच समझ के किया है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आदतन करते हैं, फितरतन करते हैं। और अगर कहा जाए, इसको अन्यथा न लिया जाए, तो कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी ये सब शरारतन करती है। हद तो ये हो जाती है कि यहां भी राहुल के बयान को डिफेंड करने वाले बयान बहादुर काम पर लग जाते हैं।
अनपढ़ हो क्या, पता नहीं है क्या, जो मन में आता है लिखकर फैला दिया जाता है। फुल कोर्स में राहुल का बचाव किया जाता है, टारगेट मोदी पर ही रहता है। अरे मोदी विरोधी, अरे देश विरोधी। अरे भैया, देश की बात करना मोदी विरोधी कब से हो गया? और मोदी जी देश से ऊपर है क्या? भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पे अमित शाह और मोदी की भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्ना वाली ही याद रहती है। हम जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं वो IUML है। इस्माइल, जिन्होंने ये मुस्लिम लीग बनाई थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य भी थे। इनका ज्ञान अगर इतना कम है भारतीय राजनीति के विषय में, तो एक बात और ये समझ लें, हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल जो सेक्युलर नहीं है वो नियमानुसार रजिस्टर ही नहीं हो सकता। तो हटा दें उसको। अगर इन लगता है वो सेक्युलर नहीं है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें। यहां पर राहुल ने जिस मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताया, कांग्रेस के इकोसिस्टम ने जिस बयान को डिफेंड करने का माहौल बनाया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग क्लेम करती है कि देश की आजादी के बाद साल 1948 में उसकी स्थापना हुई। सच्चाई यह है कि IUML पाकिस्तान के संस्थापक और इस्लामवादी मोहम्मद अली जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रूप में स्थापित किया गया था। ऐसा कई बार सामने आया है जब राहुल की इस सेक्युलर पार्टी ने खुलकर इस्लामवाद का समर्थन किया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल थे। ये वही मोहम्मद इस्माइल थे जिन्होंने संविधान सभा में भारतीय मुस्लिमों के लिए शरिया कानून को बनाए रखने की वकालत तक की थी। जस संहार की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में IUML शामिल थी। अब आप खुद सेक्युलर नहीं, कम्युनल है, मगर वोट बैंक के चक्कर में राहुल कभी ये सच नहीं बताते। तो उनके ऊपर सीधे सीधे ऐसे लोगों को अपनी मंडली में बिठाने का आरोप लगा है जो विदेश में बैठकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए बदनाम है। एक ऐसा ही नाम है सुनीता विश्वनाथ का। तेजी से ये तस्वीरें घुमा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे राहुल ने सुनीता विश्वनाथ और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम से जुड़े लोग बैठे हैं। वो संस्था सावरकर के लिए क्या लिखती है आपके सामने है। वो मोदी को टारगेट और मोदी विरोधियों को कैसे टॉनिक देती है, इसका ट्वीट भी सामने वालों के बगल में बैठे क्यों दिखते हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल ने अपने बगल में जिस सुनीता सोरोस फंड करता है, यह महिला विदेश में बैठकर हिंदू इतना ही नहीं, बीजेपी यह भी कह रही है कि सुनीता विश्वनाथ हिंदुओं को मिलिटेंट कर रही है कि इस इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से जुड़े लोग पश्चिमी देशों में पाकिस्तानी एजेंसी ISI के एजेंट के तौर पर अब्दुल मलिक मुजाहिद से है, जो पाकिस्तान के जमात इस्लामी से जुड़ा है और भारत में टेरर अटैक 24 से पहले अचानक एक्टिव हो गए हैं। प्रश्न तो मन में स्वतः उत्पन्न होता है कि श्री राहुल गांधी जी इवन कांग्रेस की सरकार के समय में भी भारत थिंक टैंक ये विदेश में ही उनको कैसे बुलाया जाता है, यह प्रश्न मैं दर्शकों के और देश की जनता के विवेक पर है। यदि आपको अपना ज्ञान उद्भासित करने के लिए भारत के संस्थान नहीं बुलाते, और हमारी सरकार छोड़िए, जब आपकी सरकार किसी भी प्रकार का जाकर विचार व्यक्त करते हैं, फिर ये विदेश में कौन से संस्थान हैं, उनको कौन से लोग प्रायोजित करते हैं, और फिर ये कौन सी नियोजित भाषा का प्रयोग करते हैं, मेरे विचार से देश इस बात को समझता है। जॉर्ज सोरोस का बयान तो जग जाहिर है कि ना सिर्फ उन्होंने बोला था बल्कि धन का अमाउंट भी बताया था कि मैंने इतना धन लगा रखा है मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। मेरे विचार से यदि कोई भी व्यक्ति
नहीं चाहिए थी। भाई आप हमारे आंतरिक मामले में कैसे बोल रहे हैं? मैं याद दिलाना चाहता हूं 1995 में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, जिनेवा में पाकिस्तान प्रस्ताव लेके आया था कश्मीर के मुद्दे के ऊपर। अटल जी नेता का नेतृत्व किया था, बल्कि श्रेय भी नरसिम्हा राव सरकार को दिया था, श्रेय भी नरसिम्हा राव सरकार को दिया था। एक के बारे में तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था करते हुए, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की आलोचना की थी। मगर आप ऐसा कोई उदाहरण अगर बता दें तो मैं नहीं है। भारत एक राष्ट्र के रूप में और संस्कृति के रूप में भी अवमानना वो शख्स लेता है जिसके लिए काम करने वाला विवेक रघुवंशी नाम का शख्स जासूसी के आरोप हो रहा है। राहुल किसी तय स्क्रिप्ट के तहत ही आगे बढ़ रहे हैं। In fact, worldwide high levels of popularity. Why do you think that's the case? Why do so many Indians support? There is a definite capture of the institutions of the country. There is a definite capture of the press here. आपने वोटर लिस्ट देखी होगी। एक वोटर लिस्ट बहुत तेजी से टिफिन कार्यक्रम चला रही है। जून में प्रचंड गर्मी शुरू हो गई तो बीजेपी हिंदू घरों में चर्चा हो रही है। बागेश्वर बाबा की, मोहन भागवत के नए प्रोग्राम की, विश्व हिंदू परिषद की, बजरंग दल की। क्या हिंदू वोट के नए पोस्टर बॉय बागेश्वर बाबा हैं? क्या संग संग चल रहे हैं? ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आइए समझते हैं। हिंदू राष्ट्र की कर्म है क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, लेकिन भारत की शान महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की और पूरे विश्व के हिंदुओं की शान छत्रपति वीर शिवाजी महाराज थी। आपने हिंदू राष्ट्र की बात की है, बात एक ही है। या फिर हिंदू राष्ट्र वो है जो बता रहे हैं। काशी का मंदिर टूटा, औरंगजेब ने तोड़ा, पत्र लिखा उन्होंने। इस देश के प्रति नाता रखने वालों को उन्होंने सुरक्षित किया। वही हिंदवी स्वराज्य, उसी को हमें या हिंदू राष्ट्र की असली व्याख्या वो है जो प्रधानमंत्री मोदी समझा रहे हैं। आज से 350 शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, तो उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित थी। उन्होंने हमेशा और अखंडता को सर्वोपरि रखा था। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। हमारे सांस्कृतिक केंद्रों पर हमला करके लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की। लोगों में आत्मविश्वास जगाना एक कठिन कार्य था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने न सिर्फ आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, बल्कि जनमानस में ये विश्वास भी पैदा किया कि स्वयं का राज संभव है। उन्होंने गुलामी की मानसिकता को खत्म के लिए प्रेरित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज तिलक को 350 साल हो गए। हर तरफ भगवा भगवा है। शिवाजी की गाथा गाई जा रही है। हिंदू राष्ट्र और हिंदवी स्वराज की परिभाषा सुनाई जा रही है। पंडित धीरेश
नेतृत्व की बात करने वाले बाबा बागेश्वर भी शिवाजी की गाथा सुना रहे हैं। संघ प्रमुख भी छत्रपति शिवाजी की कहानियां सुना रहे हैं। नागपुर से भगवा का संदेश फैला रहे हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिवाजी के हिंदवी स्वराज की व्याख्या की। तीनों शिवाजी की बातें कर रहे हैं, तीनों हिंद स्वराज की बात कर रहे हैं, तीनों हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन तीनों की सोच में और अप्रोच में फर्क है। एक के लिए हिंदू राष्ट्र गुलामी की मानसिकता को खत्म कर राष्ट्र निर्माण करना है, वैसा ही जैसे शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की परिकल्पना की थी। दूसरे का हिंदवी स्वराज और हिंदू राष्ट्र की परिभाषा लगभग एक है, जो सामाजिक है, जिसमें धर्म, जाति, पंथ की रक्षा करना, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा है और राष्ट्रीय एकता का मंत्र है। जबकि तीसरे के हिंदू राष्ट्र का तरीका बहुत अग्रेसिव है। बाबा बागेश्वर के लिए शिवाजी का हिंदवी स्वराज कट्टर सनातनी है, कट्टर हिंदुत्ववादी है। पहली बार राजकोट के इतिहास में ऐसा हुआ है कि सभी पंथ, जितने भी सनातन धर्म के अलग अलग संघ थे, वो एक मंच पर आकर हिंदू शेर की भांति धर्म विरोधियों को हम कहेंगे ठटली के बड़े हरो, खून अपना गरम है क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी बातें बोलते हो जिससे उपद्रव हो जाता है। हम उपद्रव की बातें ही नहीं बोलते, हम तो केवल हिंदुओं को जगाने की बातें बोलते हैं। मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, दूसरे मजहब के लोगों को टोपी पहनने में शर्म नहीं, किसी को कुछ लटकाने में शर्म नहीं, रविवार को कहीं किसी को जाने में शर्म नहीं। दुनिया में कितने मजहब के लोग हैं जो अपने धर्म को, अपने ईमान को बड़े गौरव के साथ मानते हैं, लेकिन एक हम लोग हैं जो बुजदिली के साथ घर के अंदर बैठे रहते हैं। अब सनातनी हिंदुओं को जगना पड़ेगा, अपने मस्तक पर तिलक लगाकर घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा। बात इसकी है कि क्यों इतनी हिंदू राष्ट्र की चर्चा चल रही है, क्यों इसे शिवाजी के हिंदवी स्वराज जैसा बताया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह एंटी हिंदू नैरेटिव, मुस्लिम इकोसिस्टम, जो अपने अपने सियासी फायदे के लिए इसे फैला रहा है। और ओडिशा ट्रेन हादसे से जुड़ी इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मौके पर 50 एम्बुलेंस को पहुंचाया गया है और जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल में, जो नजदीकी अस्पताल है, वहां शिफ्ट किया जा रहा है। इस ट्रेन हादसे में जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। खड़गपुर से राहत ट्रेन को रवाना कर लिया गया है। फिलहाल सबका फोकस रेस्क्यू पर है। युद्ध स्तर पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। ओडिशा के बहनागा में यह हादसा हुआ है। शाम 6:30 बजे के करीब ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस पहुंची थी। मालगाड़ी से टकराने की वजह से यह एक्सीडेंट हुआ, ऐसी प्राइमरी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। रेलवे की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। तो तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश करें कितना भयानक यह हादसा था। एक मालगाड़ी पहले से ट्रैक पर खड़ी थी जिससे आकर टकराई ये कोरोमंडल एक्सप्रेस और फिर किस तरह से इंजन जो है वो इस गुड्स ट्रेन के ऊपर ही चढ़ गया। और आप देख रहे हैं इस वक्त वहां राहत और बचाव का काम चल रहा है। जो लोकल्स हैं, स्थानीय लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।